एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे बीमा शो में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। मैं अपनी मर्चेंडाइज का प्रचार नहीं करूंगा, टेंशन मत लीजिए, कोई भी कमेंट में गंदी बात मत लिखिएगा। कई बार आप लोग ऐसे लिखते रहते हैं कि भाई अपने टी शर्ट ही बेचते रहो तो वीडियो क्यों बनाओगे। अरे भाई ये चीज़ अलग है, वीडियो आपका अलग है। केवल 10-15 सेकंड में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी को आनी चाहिए, पर हाँ बहुत से लोग हैं जो कि अनइंटरप्टेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कह देता हूँ वीडियो के में मैं टी शर्ट का प्रचार नहीं करूंगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि G20 पे इसमें एक मत्ता आ गई है, रजामंदी आ गई है। इसमें यूएस, इसमें सऊदी अरेबिया, इसमें यूरोप और इस रूट में आने वाली अन्य कंट्रीज के द्वारा इस पर हामी भरी गई है। असल में आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये कॉरिडोर किस प्रकार का होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे वेस्टर्न पोर्ट से निकलते हुए सऊदी अरेबिया होते हुए फिर रोड के माध्यम से पूरे गल्फ के देशों को क्रॉस करते हुए जो यूरोप का रास्ता है वो तय किया जाएगा। उसमें फिर समंदर और लैंड, समंदर लैंड इस तरह करते हुए हम यूरोप के बाजारों तक पहुंच सकेंगे, इससे आगे भी पहुंच सकेंगे। जिस प्रकार से चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इकोनॉमिक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया ताकि वो पाकिस्तान के बाजार तक पहुंच सके और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके। भारत का भी एक रूट हो सकता था कि सेंट्रल एशिया से होते हुए हम यूरोप तक जाएं, पर अब एक दूसरा अल्टरनेटिव रूट भी हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे कि हम यूरोप तक पहुंच सकेंगे। एक रूट हमारा ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से होता हुआ जाएगा और दूसरा रूट हमारा गल्फ से होता हुआ जाएगा। सोचिए, दो परस्पर विरोधी पूरा ग्रुप है ये। ईरान और सऊदी अरेबिया की बात करें, पूरा परस्पर विरोधी ग्रुप है, पर दोनों को ही भारत साध रहा है किस प्रकार से, और इससे हमारे देश को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हमें जो बाजार मिलेगा वो बहुत बड़ा बाजार है। उसी तरह दूसरे देश भी सोच रहे होंगे कि भारत के बाजारों तक उनको पहुंचने की जो रास्ता है वो मिल पाएगा, सस्ता रास्ता मिल पाएगा। तो कोई बात नहीं, भारत आओ। हमें उन कंपनीज को आने देना चाहिए, उनसे चीजें सीखना चाहिए, उनको टफ कंपटीशन देना चाहिए और अपने सामान को खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सामान को वहां तक भी भेजना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भारत के लिए एक बहुत बेहतरीन खबर, पर पाकिस्तान इससे मेल्टडाउन हो गया है। पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से वो चीन की तरफ देखता है इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, भारत खुद का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। अब पाकिस्तान तो चीन के रहमो करम पे चलने वाला देश है और यहां पर हम इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक बड़े खिलाड़ी बनते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पे ज्यादा पाकिस्तान के लिए और ये हुई कि सऊदी अरेबिया के जो अभी के राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत पहुंच गए। 10 सितंबर को वो भारत के अंदर हैं, 9 सितंबर को, 10 सितंबर, 11 सितंबर तक 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। असल में 10 सितंबर को उनको पाकिस्तान जाना था, पर पाकिस्तान का दौरा रद्द करते हुए वो G20 के यहाँ आए हैं और भारत आए हुए हैं और भारत में इस प्रकार से कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान ये देख रहा है सऊदी अरेबिया की तरफ कि $25 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, वहीं सऊदी अरेबिया भारत के अंदर इन्वेस्ट करके बैठ रहा है। तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम तो होगी, पर चीन को भी इससे काफी प्रॉब्लम हो रही है। चीन तिलमिलाया हुआ है, इसके पे कुछ नहीं कहा है उसने, पर एक दूसरी चीज पर जरूर कहा है, जिसमें कि उसके पायलटों को सिखाने वाले एजेंसियों पे अब शिकंजा कसा जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की तरफ से उनके जो एयरफोर्स स्टाफ हैं उन्होंने अपने जितने भी एयरमैन हैं उनसे कहा है, अपने पायलटों से कहा है कि अगर आपके साथ ही उनको चीन की किसी एजेंसी या किसी कंपनी के द्वारा जॉब ऑफर की जाती है कि हमारे पायलटों को सिखाओ, तो आपको वो नहीं लेनी है, उसका रिपोर्ट करना है। साथ ही साथ ऐसी एजेंसीज पे भी शिकंजा कसा जा रहा है, उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं जो कि इन चाइनीज पायलटों के साथ या कंपनीज के साथ इन्वॉल्व है। चीन इससे बड़ा तिल मिलाया हुआ है। चीन के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उनका ये कहना था कि भाई ये जो लॉफुल चीजें भी हो रही हैं उन पर भी अगर शिकंजा कसा जाएगा तो ये सही चीज नहीं है। ये जो अमेरिका है वो एक नेशनलिज्म के आड़ में चीन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और बार बार हर चीजों में यही कह रहा है कि भाई चीन हमारी वाइटल जानकारी ले लेगा, चीन हम पर जासूसी करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों अमेरिका इस तरह की चीजें कर रहा है? तो चीन को मैं यहाँ बता दूं कि जिस तरह से चीन अपने यहाँ ट्विटर नहीं आने देता, यूट्यूब नहीं आने देता, गूगल नहीं आने देता, तो भाई अमेरिका भी तो अपने पायलटों को रोक सकता है, उसको पूरा अधिकार है। और अमेरिका के एक आध पायलट तो ऐसे पाए गए थे जो कि बिना लाइसेंस के चीनी पायलटों को सिखा रहे थे। उनका एक्स्ट्राडिशन भी होना है और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे, अब वहां से इनको अमेरिका लाया जाएगा। तो कई ऐसे शिकंजे कसे जा रहे हैं अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। कनाडा का भी अभी खबर निकल कर आया था कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले। अब अमेरिका से भी ये चीजें निकल कर आने लगी हैं। चीन को चौतरफा तरीके से घेरा जा रहा है, चीन के पायलटों को भी अब सीखने से रोका जा रहा है।
अगर चीन और पाकिस्तान की बात चली है तो इनके एक आयन ब्रदर की बात भी कर लेते हैं, टर्की की। टर्की के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं G20 के लिए, प्रधानमंत्री के हमारे साथ उनकी मीटिंग भी हुई। यहां पर उनके स्वर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूएनएससी में अगर भारत जैसा देश आएगा तो ये गर्व की बात होगी, उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। इस चीज को सुनकर सारे अखबारों में सुर्खियां बन गई हैं। पर यहां पर एक पेच और है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि यूएनएससी में ये चीजें घूमती रहनी चाहिए, मतलब कभी भारत का नंबर आ जाए, कभी किसी अन्य देश का नंबर आ जाए। वो ये चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सदस्यता तो मिले या सदस्य भारत बने, उसको बढ़ाया जाए, पर वो ये भी चाह रहे हैं कि ये सदस्य चेंज होते रहे। तो भाई सदस्य तो अभी भी चेंज होते रहते हैं, 15 सदस्य जो हैं वो तो चेंज होते रहते हैं। जो 5 सदस्य हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हीं 5 सदस्यता में, उन्हीं परमानेंट मेंबरशिप में भारत अपना पोजीशन चाहता है। और टर्की का ये बयान उसके लिए तो लगता है कि भाई भारत को परमानेंट सदस्यता देने के लिए वो कह रहे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी में चेंज भी दिखाता है। पर वहीं अगर वो कहें कि ये सब चीज़ें घूमती रहनी चाहिए, अलग अलग देशों को मिलना चाहिए पोजीशन, तो यहाँ पर गड़बड़ी है। आपका इन चीज़ों पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा नाइजीरिया की हम लोग बात कर लेते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत के साथ वो $1 बिलियन का डिफेंस कोलैबोरेशन पे साइन करने वाले हैं, MOU पे, ताकि इस तरह के वो हथियार, इतने रुपए के हथियार वो खरीद सकते हैं। साथ ही साथ भारत के द्वारा कुछ $39 बिलियन का अफ्रीकी देशों में इन्वेस्टमेंट आप कह लीजिए या उनको कर्ज के तौर पे अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने की बात भी करी गई थी। नाइजीरिया का ये कहना है कि वो कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में कि भारत से उनको टेक्नोलॉजी मिले। उसमें ड्रोन की बात वो कर रहे हैं, उसमें आर्मर्ड प्रोटेक्टिव व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी उनकी नज़र है, तेजस पर भी उनकी नज़र है। आपको मैं बता दूं कि JF-17 ऑलरेडी नाइजीरिया इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है और तरह तरह के और एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है। अब वो भारतीय एयरक्राफ्ट भी लेना चाह रहे हैं। ड्रोन तो चाह ही रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी चाह रहे हैं, आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल्स भी चाह रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी चाह रहे हैं और एयरक्राफ्ट भी चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नाइजीरिया इसको खरीदेगा कि नहीं, और कब हमें पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होगा तेजस के लिए? कमेंट बॉक्स में सब चीज बताइएगा, सब चीज डिस्कशन करते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।